हेलो एवरीवन। ऑपरेशन रिसर्च के लेक्चर सीरीज़ का ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। तो इस वीडियो में हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का फॉर्मेशन कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। इससे आगे आने वाली वीडियोस में हम लीनियर प्रोग्रामिंग को ग्राफिकल मेथड से, एनालिटिक मेथड से एंड सिंप्लेक्स मेथड की हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं हम वो देखेंगे। उससे और विद असाइनमेंट प्रॉब्लम्स, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स, इन सभी लेक्चर्स को भी हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे वर्किंग रूल टू फॉर्म अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो उसके साथ साथ हम एक क्वेश्चन भी इसके साथ करेंगे जिससे कि आपको ज़्यादा ईजिली समझ में आए। तो पहला हमारा रूल होता है आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड डिनोट देम बाय x1, x2, x3 एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते कि क्वेश्चन में दिया क्या है। अ गोल्डस्मिथ मैन्युफैक्चर्स नेकलेस एंड ब्रेसलेट्स। The total number of necklace and bracelets that he can handle per day is at most 24. It takes 1 hour to make a bracelet and half an hour to make a necklace. It is assumed that he can work for a maximum of 16 hours a day. Further, the profit on a bracelet is 300 rupees and the profit on a necklace is 100 rupees. Formulate this problem as a linear programming problem so as to maximize the profit. ओके तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक सुनार है जो कि नेकलेस और ब्रेसलेट्स बनाता है। तो सबसे पहले हमें फॉर्मेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की फॉर्मेशन करने के लिए हमें क्या वेरिएबल्स देखने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स वो बना रहा है। तो यहाँ पे जो सुनार है वो नेकलेस और ब्रेसलेट्स बना रहा है, मतलब 2 प्रोडक्ट्स बना रहा है। तो यहाँ हमारे 2 वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। तो उन जितने भी हमारे वेरिएबल्स होंगे उन्हें हमें x1 और x2 से डिनोट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे सपोज़। तो इसके सॉल्यूशन को हम स्टार्ट कैसे करेंगे। सपोज़ द गोल्डस्मिथ manufactures x1 necklaces and और कितने x2 ब्रेसलेट्स। x2 जो है वो ब्रेसलेट्स बना रहा है पर डे, ओके, ठीक है। अब क्या हमें करना है, सिंस द प्रॉफिट, अब हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखना है। तो हमारा जो पहला था रूल कि हमें आइडेंटिफाई करना था वेरिएबल्स को, तो हमने वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे 2 वेरिएबल्स हैं जिन्हें हमें x1 और x2 नाम भी दे दिया है, ठीक है। अब हमारा सेकंड पॉइंट है आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड एक्सप्रेस इट एज अ लीनियर फंक्शन ऑफ द वेरिएबल्स, ओके। तो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देख रहे हैं जब हम क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, वैसे भी अगर हमें फॉर्मुलेट करना है किसी भी एलपीपी को तो हमें उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। जब हम उस क्वेश्चन को एक बार समझ लेंगे पढ़ के तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा कि उसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है और हमारा वेरिएबल्स क्या है, ये हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जब आप देखेंगे द प्रॉफिट ऑन अ ब्रेसलेट इज़ 300 रुपीज़, मतलब एक ब्रेसलेट बनाने पे 300 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है और एक नेकलेस बनाने पे हमें 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट एंड मिनिमाइजिंग द कॉस्ट होता है, ठीक है। मतलब हमारा जो प्रॉफिट है उसे हम कितना ज़्यादा मैक्सिमाइज़ कर सकें, कितना ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट हो सके, और मिनिमाइजिंग द कॉस्ट, और हम कितने कम से कम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रॉफिट पा सकें, ओके। सो दैट मीन्स द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम शुड बी क्लियर एंड वेल डिफाइंड, ठीक है।
अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन जैसा कि मैंने अभी बताया कि या तो is either to maximize the profit by utilizing the available resources, okay, or it minimizing the cost by using limited amount of various resources, okay. तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, तो जब भी हमें प्रॉफिट दिया होगा तो हम हमेशा मैक्सिमाइजिंग का यूज़ करेंगे, मतलब प्रॉफिट को हम मैक्सिमाइज़ करेंगे। वहीं अगर यहाँ कॉस्ट दिया हुआ रहता तो हम मिनिमाइज़ करते, मतलब कितने कम से कम कॉस्ट में हम पूरा प्रोडक्शन कर सकते हैं, और अगर यहाँ प्रॉफिट दिया हुआ है तो हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो हम एक एक लिखते जाएंगे, ठीक है। सिंस द प्रॉफिट on a necklace is 100 rupees and the profit on a bracelet is 300 rupees, okay. Therefore this implies that the total profit क्या आएगा हमारा, टोटल प्रॉफिट हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन z अगर हम लें तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, मतलब x1 और x2 तो हमारे नंबर ऑफ़ नेकलेस एंड ब्रेसलेट्स हैं, और नेकलेस में हमारा 100 रुपीज़ का प्रॉफिट आ रहा है और ब्रेसलेट को बनाने में 300 का प्रॉफिट आ रहा है। सो दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 100 इंटू x1, ओके, प्लस मतलब जितना x1 बनाएंगे उतने इंटू 100 होगा, तो मतलब हमें उतना प्रॉफिट होता जाएगा, और यहाँ 300 इंटू x2, ओके। सो दैट मीन्स हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो हमारा होगा मैक्सिमम ऑफ z इज इक्वल्स टू व्हाट, 100 ऑफ x1 प्लस 300 ऑफ x2, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, इसे हम इक्वेशन 1 पुट कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ क्या देखेंगे, हमने वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई कर लिया, हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन का भी फॉर्मेशन कर लिया। अब थर्ड क्या था, फाइंड द टाइप ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स और मिनिमाइजिंग कॉस्ट। तो इससे भी हमने कर लिया, क्योंकि हमने यहाँ देखा है कि हमारा जो क्वेश्चन दिया है वो प्रॉफिट का दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन में चूँकि हमारा दिया हुआ था प्रॉफिट की बात की हुई थी, तो यहाँ पे हम मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वहाँ हमने मैक्सिमाइजिंग किया। वहीं अगर यहाँ हमारा कॉस्ट की बात की रहती तो यहाँ हमारा मिनिमाइजेशन ऑफ z हो जाता है, ठीक है। तो हमने 3 रूल्स को देख लिया। अब हमारा 4th रूल क्या है, आइडेंटिफाई ऑल द कंस्ट्रेंट्स एंड एक्सप्रेस देम एज अ लीनियर इन इक्वेशंस और इक्वेशंस, ओके। तो हम जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमें कुछ ज़मीन चाहिए होती है, या फिर हमें मिनिमम कॉस्ट, लिमिटेड अमाउंट ऑफ सोर्स, या हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है जिसकी हेल्प से हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे हमारे जो भी कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो हमारे रिसोर्सेज ही होते हैं, रिसोर्सेज को ही हम कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे कहते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम टाइम की बात लेते हैं। इट टेक्स 1 आवर टू मेक अ ब्रेसलेट एंड हाफ एन आवर टू मेक अ नेकलेस, ओके। तो सबसे पहले जब हम समय को यहाँ पे लिखेंगे, सो सिंस इट टेक्स
half an hour to make one necklace. Okay, so the time, तो हमें कितना टाइम लग रहा है, time required, so the time required to make necklace is what, half, okay, into x1, क्योंकि x1 को हमने नेकलेस से डिनोट किया था, x1 इज़ नंबर ऑफ नेकलेस, सो दैट हाफ ऑफ x1 आर. ओके, सेम हम किसके लिए लिखेंगे, ब्रेसलेट्स के लिए भी लिखेंगे. ओके, सो सिमिलरली हम ब्रेसलेट्स के लिए भी लिखेंगे. दैट मीन्स अगेन इट टेक्स 1 hour to make one bracelet, so the time required to make x2 bracelets is equals to 1 into x2, that means x2 hours. okay, और हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, it is assumed that he can work for a maximum of 16 hours a day. okay, मीन्स या तो वो पूरा आधा घंटा लेके हमारा सिर्फ नेकलेस ही बनाता रहे, या फिर एक घंटा लेके वो ब्रेसलेट्स ही बनाता रहे. तो जितना भी वो टाइम होगा वो मैक्सिमम 16 होगा. ठीक है, या तो 16 घंटे काम करेगा या 16 घंटे से कम काम करेगा. तो हमारे यहाँ रेस्ट्रिक्शंस दिया हुआ है. ओके, तो इसे हम लिखेंगे सिंस टोटल टाइम अवेलेबल पर डे इज़ 16 hours. ओके, या तो उसे 16 घंटे ही काम करने या उससे कम. सो देयरफॉर जो हमारा टाइमिंग है, मतलब इसे और इसे हम दोनों को ऐड कर देंगे. सो हाफ ऑफ x1 प्लस x2 इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 16. ओके, अब हमें जब इसे लीनियर में रखना है, इसे दोनों तरफ इक्वल, तो x1 प्लस 2x2 लेस देन एंड इक्वल्स टू 32. ओके, तो ये हमारा एक कंस्ट्रेंट बन गया, टाइम से रिलेटेड कंस्ट्रेंट. सो इसे हम सेकेंड इक्वेशन कर देंगे. अब हम नेक्स्ट कंस्ट्रेंट देखेंगे हमारा क्या बन सकता है. तो यहाँ पे हमें दिया होता द टोटल नंबर ऑफ नेकलेस एंड ब्रेसलेट्स दैट ही कैन हैंडल पर डे इज़ एट मोस्ट 24. दैट मीन्स वो ज़्यादा से ज़्यादा 24 नेकलेस और ब्रेसलेट्स मिलके ही बना सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बना सकता है. ठीक है, तो हमें ये भी पता चल गया कि x1 प्लस x2 जो है वो हमारा लेस देन एंड इक्वल्स टू 24 है, मतलब वो 24 से ज़्यादा नहीं बना सकता. ओके, सो यहाँ पे द टोटल नंबर ऑफ नेकलेस एंड ब्रेसलेट्स मैन्युफैक्चर्ड इज एट मोस्ट 24. सो दिस इम्प्लाइज दैट x1 प्लस x2 जो है हमारा लेस देन एंड इक्वल्स टू 24 है. तो ये हमारा थर्ड कंस्ट्रेंट बन गया. ओके, तो हमने फर्स्ट हमारा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फर्स्ट कंस्ट्रेंट ये, सेकंड कंस्ट्रेंट ये, एंड थर्ड कंस्ट्रेंट हम क्या बना सकते हैं. थर्ड कंस्ट्रेंट हमारा ये होगा कि जो हमारा नंबर ऑफ नेकलेस एंड नंबर ऑफ ब्रेसलेट्स है वो कभी भी नॉन नेगेटिव नहीं हो सकता. ओके, दैट मीन इट इज़ नॉन नेगेटिव, क्योंकि हम नेगेटिव में तो कभी नेकलेस और ब्रेसलेट्स बना नहीं सकते, या तो बनेगा ही नहीं, दैट मीन्स ज़ीरो, या फिर वो कुछ अमाउंट में हमारा बनेगा. ठीक है, सो ऑल्सो द नंबर ऑफ नेकलेस एंड ब्रेसलेट्स कैन नेवर बी नेगेटिव. सो देयरफॉर x1 एंड x2 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स नॉन नेगेटिव. ठीक है, तो अब हमारा LPP का फॉर्मूलेशन हो चुका है. दैट मीन्स hence the linear programming problem LPP, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, formulated from the given problem
गिवन प्रॉब्लम इज़ एज फॉलोज। ओके, तो सबसे पहले इज़ एज फॉलो, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिखते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज़ मैक्सिमम ऑफ z। ठीक है, तो हमारा मैक्सिमम ऑफ z 100x1, 100 ऑफ x1 प्लस 300 ऑफ x2। ओके, नाउ जो हमारा अब सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट्स हम लिखेंगे, तो यहाँ आएगा सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। अब इसमें हम फर्स्ट हमारा आएगा x1 + 2x2 इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 32। x1 + 2x2 इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 32। सेकेंड है हमारा x1 + x2 इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 24। एंड हमारा नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। ओके, so that means x1 is greater than equals to 0 and x2 is greater than and equals to 0. Okay, so ये हमारा नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस हो गया, which is called नॉन नेगेटिव restrictions. ओके, सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इससे आगे आने वाली लेक्चर्स में हम इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड सिम्प्लेक्स मेथड से भी रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।